Business Economics, Chapter number 3, Theory of Production and Cost, Unit number 1, Theory of Production, Video number 4, Concept number 1, Entrepreneur, the other factor of production. So, यह है हमारा अगला point of factor of production का. It is the most important factor of production, that is enterprise. Enterprise is provided by entrepreneur. An entrepreneur is a person or a group of persons who brings together the different factors of production, that is land, labor and capital at one place. Combine them in right proportion. Initiate the process of production by making them work together and bear the risk and uncertainty involved in it. So, हमारा next point है is that entrepreneur. So, entrepreneur बोले तो उद्यमी या व्यवसायी, ठीक है, बोले तो बिजनेस करने वाला व्यक्ति. हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े वो थे लैंड, लेबर एंड कैपिटल. अब इन तीनों फैक्टर को उसमें लाना है, काम कराना है, प्रोडक्शन कराना है, मैनेज कराना है. सब कराने के लिए भी कोई चाहिए. इसके लिए ही व्यक्ति होगा, यानी कि कौन? एंटरप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर ये सारे काम करेगा, वो मैनेज भी करेगा, वो देखेगा भी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, वो हर चीज खुद देखेगा. तो जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो इतना कैपेबल होता है कि वो बिजनेस को या बिजनेस के रिस्क को मैनेज कर सके, सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके या मैनेज कर सके, या यू कैन ऑल्सो से ओनरशिप ले सके. ठीक है, यहाँ एंटरप्रेन्योर के किस रिस्क की बात हुई है? रिस्क बोले तो प्रॉफिट का रिस्क. हालांकि मॉडर्न टाइम्स में मैनेज करने के लिए मैनेजर होता है, ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर होता है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज होते हैं. बट इन सब को मैनेज कौन करता है? इनको सैलरी कौन देगा टाइम पे, है ना? तो वो होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, जो सारे रिस्क या जो हर चीज को मैनेजर सुपरवाइज करता है, जो हेड होता है, यू कैन से. ठीक है, क्योंकि लैंड पे जो रेंट मिलता है दैट इज फिक्स्ड, wages of labor is also fixed, interest on the capital is also fixed, but profit of entrepreneur is not fixed. ये ही रिस्क है एंटरप्रेन्योर के पास, उसको प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती. अब बात आती है कि एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस की. तो फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के क्या क्या मेजर काम होते हैं. ऐसे तो there are a lot of work, or we can say an entrepreneur have to do everything, but let me discuss about some major function of entrepreneur. So the following are the functions of an entrepreneur. First is initiating business enterprises and resource co-coordination. Second is risk bearing or uncertainty bearings, and your third is innovations. So अब हम इनको एक एक करके समझते हैं. So पहला आता है आपका initiating business enterprises and resource coordination. The first function of an entrepreneur is to start a business. For this, he brings together the different factors of production like land, labor, and capital. He pays them their respective remuneration, that is rent for land, wages to labor and interest to capital, and also any surplus left after the factor payment is his reward, that is profit, which is not fixed. If his planning goes wrong, he may also incur losses. तो
ये पहला पॉइंट है, ये आपको क्या कहना चाह रहा है? ये जो आपका पहला पॉइंट है, ये कह रहा है कि जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं उनको साथ लाना एंड उसमें कोऑर्डिनेशन कराना। आपको तो पता होगा कि बिजनेस की दुनिया के अंदर मेन रिसोर्सेज होते हैं हमारे लैंड, हमारी लेबर, हमारी कैपिटल। तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या होता है? लैंड को लाना एंड उसके बदले उसको रेंट देना, एंड लेबर को बिजनेस में लाना एंड उसके बदले उसको सैलरी देना, एंड कैपिटल को लाना एंड उसके बदले में इंटरेस्ट देना। उसके बाद अगर कोई सरप्लस बच गया, मतलब अगर उसके बाद भी उसके पास कुछ पैसा बच गया, तो वो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ रिसोर्स ज्यादा है, बोले तो रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, अगर ये ज्यादा है एंड नेगेटिव सरप्लस है, तो एंटरप्रेन्योर को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है। मतलब अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊं कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के पास कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट फिक्स ही है, कि उसका प्रॉफिट होना ही होना है। नहीं, एंटरप्रेन्योर को लॉसेस भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो रेंट पे कर सके, वो सैलरी दे सके लेबर को, या वो इंटरेस्ट दे सके किसी चीज़ के ऊपर, तो उसको एक लॉस फेस करना पड़ता है। वही अगर उसके पास पैसा है कि वो अपनी लेबर को भी दे सकता है, वो लैंड का रेंट भी दे सकता है, वो कैपिटल का इंटरेस्ट भी दे सकता है, और फिर भी अगर उसमें से कुछ पैसा बच गया, तब हम बोलेंगे कि हाँ, उस एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू बियर रिस्क and uncertainty. According to Professor F.H. Knight, there are two types of risk, namely, first is your foreseeable risk, can be predicted and hence can be insured. Such risks do not cause uncertainty and does not give rise to the profit. Foreseeable or insurable risk, example like risk of fire, theft, accident, etc. Okay. Second is your unforeseeable risk. It involves uncertainty and also give rise to the profits. Example, technological risk due to invention, fluctuation in demand due to change in fashion, yeah, you can say trade cycle, change in government policies, या whatever. ओके, तो बेसिकली ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट बोल रहा है कि जो रिस्क और जो अनसर्टेनिटी है, ये हर बिजनेस में होता है, और वी कैन से कि ये खुद में एक रिस्क है। सो अगर हम इसको समझे तो ये एंटरप्रेन्योर के ऊपर होता है कि वो इस रिस्क को कैसे टैकल करता है, क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग की जाती है बट एक्चुअल में जो होता है वो उससे अलग ही होता है, क्योंकि इकोनॉमी में डे बाय डे चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जिस तरह से आज है क्या वो कल होगी या नहीं होगी। तो जैसे कि आज अगर टीवी की डिमांड हो रही है, क्या वो कल भी होगी? मान लो कि फर्म ने आज की डिमांड को डिपेंड रख के कि भाई चलो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, बट ड्यू टू मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, इससे क्या हुआ? हमारी डिमांड चेंज हो गई। इस सिचुएशन में क्या हुआ? जो एंटिसिपेटेड डिमांड थी टीवी की, वो तो पलट गई। इसीलिए इस तरह का डिमांड रिस्क बिजनेस में रहता है। और सिर्फ डिमांड रिस्क में नहीं है, साथ साथ फैशन, टेस्ट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि
टैक्सेशन, क्रेडिट्स, इंटरेस्ट रेट या बहुत सी चीज़ें और होती हैं। ये सब भी डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं। नो एंटरप्रेन्योर कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है। आपने ये भी सुना होगा कि कल हो ना हो, जिस पे शाहरुख खान की मूवी भी थी, है ना। जब इंसान को ये भी नहीं पता कि कल हो या ना हो, तो एंटरप्रेन्योर को कैसे पता लगेगा कि अबाउट सच कंडीशंस, है ना। तो इसके साथ साथ मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आते रहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, इन्वेंशंस होती रहती हैं नई नई, है ना, जिससे उनके पास जो एग्जिस्टिंग मशीन है एंड टेक्नोलॉजी होती है वो बेकार हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर को लॉस उठाना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द फ्रैंक नाइट, हमारा फेमस इकोनॉमिक्स का कहना है कि जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है, इसी तरह प्रॉफिट भी इन सब अनसर्टेनिटीज का ही रिवॉर्ड होता है। यहाँ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क में थोड़ा डिफरेंस बताया गया है। बाय द वे, आपको तो इनका मीनिंग पता ही होगा, है ना। बाकी अगर नहीं भी पता तो लेट मी टेल यू, रिस्क बोले तो जोखिम एंड अनसर्टेनिटी बोले तो अनिश्चितता। आप बोलोगे अब भी समझ नहीं आया, ये तो बहुत भारी हिंदी वर्ड्स आ गए, है ना। सो बेसिकली रिस्क मीन्स जो भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, या जिसे टैकल किया भी जा सकता है या जिसे नहीं भी किया जा सकता। लेकिन अनसर्टेनिटी मीन्स कि जिसको बियर करना ही पड़ता है, यानी झेलना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, या फिर सडनली मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया। अब इन सिचुएशन में लॉस आपको झेलना ही पड़ेगा। आप इसमें खुद को उभारने के लिए कुछ कर सकते हो, बट ये चीज तो ऐसे ही रहने वाली है। देयरफॉर रिस्क बियरिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर कि एक रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होता है एंटरप्रेन्योर के लिए। सो थर्ड इज आवर innovation. So, according to this computer, the true function of an entrepreneur is to introduce innovation refers to the commercial application of new ideas or invention to better fulfillment of business requirements. Innovation in wider sense include introduction of new or improved production methods, a new machine, a new plant, use of new source of raw material, change in internal organizational setup, yeah, whatever. Such innovation gives rise to the profit, but temporarily, because once these are adopted by other firms, the profit could disappear. So, the entrepreneur has to continuously introduce new innovation and contribute to technological progress and economic growth of country. It means कि जो हमारा innovation है, अब इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इनोवेशन जो है ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन, तो आप उसमें लिखेंगे इनोवेशन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट बोला गया है, बट दैट इज द फर्स्ट फंक्शन टू इनिशिएट द कोऑर्डिनेशन, बट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इनोवेशन। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन। इनोवेशन मीन्स कि बिजनेस में न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन करना, जिससे बिजनेस की रिक्वायरमेंट को और जल्दी से एंड इजीली फुलफिलमेंट किया जा सके। बेसिकली दैट मीन्स कि
अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए एंड समवेयर अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए बिजनेस में न्यू इनोवेशन होते रहना चाहिए, बिकॉज these innovation could be improved the product, devices, production process, utilization of new or improved source of raw material, adoption of new or improved technology, novel business models, extending sales to explore market etc. क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है मार्केट में. अब जैसे कि वी आर टीचिंग यू थ्रू एप्स विद सम टेक्नोलॉजी. अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जैसे टेक्नोलॉजी से सिर्फ हम ही आपको पढ़ा रहे हैं. ऑफ कोर्स हमारे बाद और भी कई लोग हो सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं, मे बी इन डिफरेंट सेक्टर्स. इसीलिए जो हमारा इकोनॉमिस्ट है कौन, स्कम्पीटर, के अकॉर्डिंग ये इनोवेशन रहने चाहिए जिससे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा हो सके. एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑलवेज शोज, यानी द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑलवेज शो द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होल कंट्री. सो नाउ आई बिलीव आपको एंटरप्रेन्योर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा. So let us see some question related to this concept. So first question on the screen is, supply of land is fixed and limited in area. Option A true या option B false. So your correct answer is option number A. Okay. I believe आपको ये concept clear हो गया होगा. तो बढ़ते हम अपने next concept पे, that is concept number 2. Enterprise objective and constraints. So it is said that enterprise only objective is to earn profit. However, in the real world, enterprise do not make decision based exclusively on profit maximization objective alone. So an enterprise function in the economic, social, political and cultural environment. तो बेसिकली अब हमें अब देखना है कि एक एंटरप्राइज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंटरप्राइज की. वैसे तो माना जाता है कि एक एंटरप्राइज का एक मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का ही होता है ना. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंटरप्राइज सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट, इन सब पर भी डिपेंड करती है. तो चलिए इनको समझते हैं एक एक करके, ठीक है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज may be broadly categorized under the following heads. First is organic objective, second is economic objectives, third is your social objectives, fourth is your human objectives and last is your national objective. तो चलिए इनको हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. तो पहला आता है आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव. It is the basic minimum objective of all kind of enterprises is to survive or to stay alive. An enterprise can survive only if it is able to produce and distribute product or services at a price which enables it to recover its cost. If an enterprise does not recover its cost of staying in business, it will not be in a position to meet its obligation to its creditors, suppliers and employees, with the result that it will be forced to bankrupt. Therefore, survival of an
enterprise is essential for the continuance of its business activity. The enterprise is assured of its survival. It will aim at growth and expansion. Clear? ये पॉइंट आपको क्या कह रहा है? ये जो आपका पहला पॉइंट है यानी जो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंटरप्राइज के पास बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्वाइव एंड टू स्टे अलाइव. नाउ टेल मी, एक फर्म कैसे सर्वाइव कर सकती है? सिंपल, जब तक वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है. बट नाउ पॉइंट इज कि क्या सिर्फ प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना इनफ है? नो, इट्स नॉट इनफ, है ना? क्योंकि अगर फर्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ अपने कॉस्ट को भी रिकवर कर पा रही है, देन वो मार्केट में रहने के कैपेबल है, मतलब कि वो मार्केट में रह सकती है. अदरवाइज सिर्फ कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, ना सप्लायर को ना ही क्रेडिटर को, किसी भी एम्प्लॉय को कोई पैसा मिल पाएगा, ना ही सैलरी मिल पाएगी. और भाई आजकल बिना पैसों के कौन काम करता है? चाहे फिर वो फर्म ने एम्प्लॉयज के लिए कुछ भी किया, ठीक है, इसके बाद भी फर्म सीधा बैंकरप्ट की कगार पे पहुंच जाती है. इसीलिए फर्म को कॉस्ट रिकवर करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सरवाइव करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर एक बार भी ये सब बिजनेस एक्टिविटी कंटिन्यूअस में आ गई तो फिर फर्म की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होने में देर नहीं लगती. ठीक है, तो जो अगर मैं आपको उसको और कम शब्दों में या यू कैन से और छोटे छोटे वर्ड्स में समझाऊं, तो जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव था ये जो ऑर्गेनिक वाला, ये आपको कह रहा है कि अगर किसी बिजनेस को सरवाइव करना है या स्टे करना है किसी मार्केट में, तो उसको सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूशन करने से तो काम चलेगा नहीं, तो उसको अपनी कॉस्ट को भी रिकवर करना पड़ेगा. अगर वो कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाया तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाएगा, अपने सप्लायर को, अपने किसी भी क्रेडिटर को कोई पैसा नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से जो सीधा जो फर्म है वो क्या हो जाएगी? बैंकरप्ट हो जाएगी. ठीक है, और अगर एक बार उनके पास कॉस्ट रिकवर होने लग गई, उनके पास आने लग गया सब कुछ, तो उस फर्म की ग्रोथ और उस फर्म की एक्सपेंशन को कोई नहीं रोक सकता बढ़ने से. समझ गए अब? सेकेंड इज आवर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इट्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव relates to earning a satisfactory profit, creating customers and making innovations. तो ये पॉइंट काफी सिंपल है. ये कह रहा है जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य होता है सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट लाने का, जो एंटरप्राइज कमाती है, कस्टमर को अपना बनाना एंड मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना. ठीक है, तो स्टीव जॉब्स ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा किया. उसने अपनी कंपनी एप्पल को एक सैटिस्फैक्टरी प्रॉफिट कमा के दिया, आईफोन के लिए नए नए कस्टमर्स क्रिएट कर दिए, एंड आईफोन के इनोवेशन के बारे में तो बस क्या ही कहना. स्टीव जॉब्स ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट अचीव किया या नहीं किया? किया ना. हालांकि कई लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को काफी क्रिटिसाइज किया गया है कि एंटरप्राइज का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, रादर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन
इनपुट करता है, कस्टमर का विश्वास अर्न करना, जो कंपनी का गुडविल होता है। ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी कंसीडर एज अ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट इज कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सिंस एन एंटरप्राइज लिव्स इन अ सोसाइटी, it cannot grow unless it meets the need of the society. Some of the important social objectives of business are: first is to ensure that the enterprise output does not cause any type of pollution like air, water or noise pollution. Second will be to avoid profiteering and anti-social practices. Third is to create opportunities for gainful employment for the people in the society. तो ये पॉइंट आपको क्या कहना चाह रहा है कि अब हर एक फर्म सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो एक फर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से जुड़ा तो होना ही चाहिए। फर्म तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी की नीड्स पूरी ना हो। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें ध्यान रखना एक फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनएडल्टरेटेड गुड्स एंड आर्टिकल ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो पहला है हमारा, मार्केट में जो फर्म है जो सप्लाई कर रही है वो कोई ऐसा गुड ना हो जिससे सोसाइटी को हार्म हो। अपनी सप्लाई पे फर्म को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है जिससे अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्म विल नॉट कॉज एनी पोल्यूशन इन सोसाइटी, क्योंकि जैसा कि आप जानते भी हो कि ऐसा बहुत सी मशीन्स हैं, मतलब कि ऐसी बहुत सी मशीन्स हैं एंड ऑल आती हैं जिससे कई तरीके से एयर, वाटर या नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसीलिए फर्म को ये इंश्योर करना होता है कि वो किसी भी तरह का पोल्यूशन कॉज ना करें। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि एक फर्म को इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी भी तरह की कोई एंटी सोशल प्रथा में ना पड़े जिससे हमारी सोसाइटी पे गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, सो फर्म को क्रिएट करना चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? सो दीज आर सम पॉइंट्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। क्लियर नाउ? नेक्स्ट अब आता है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नाउ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे आर इग्नोर्ड, it will be difficult for an enterprise to achieve any of its other objective. Therefore, it is one of the major objective of an organization. Some of the important human objectives are: first is to provide fair deal to the employees at different levels. Second is to develop new skills and abilities and provide a work climate in which they will grow as mature and productive individual. Okay. Third is to provide the employees an opportunity to participate in decision making in matters affecting them. Next is to make the job content interesting and challenging. ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअली हमसे क्या कहना चाह रहा है और हम क्या समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन के मेजर ऑब्जेक्टिव तो हमने देख ही लिए थे, जिसमें सोशल, ऑर्गेनिक एटसेट्रा
कई तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हुई, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट? बिकॉज ह्यूमंस आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज, मतलब कि जो हम ह्यूमन बीइंग है वो एक बहुत कीमती रिसोर्सेज है, बहुत ही कीमती रिसोर्सेज है ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो आप मानते ही होंगे, है ना? इसीलिए अच्छे आउटपुट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपने ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, जैसे कि हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना, एम्प्लॉय को हमेशा न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज डेवलप कराने का मौका देने के लिए एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करना, जहां उनका इंडिविजुअल ग्रोथ विजिबल हो। एम्प्लॉय को वहां डिसीजन लेने का अधिकार देना चाहिए उनके मैटर की बात हो तो, ठीक है? जॉब को हमेशा इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग बनाना, जिससे उनकी ग्रोथ सुनिश्चित हो। क्लियर? If an enterprise will be able to fulfill such objective, अगर एक enterprises fulfill कर पाया ऐसी such objectives को towards its employees, then it will be able to secure their loyalty and support. ठीक है? अगर एक एंटरप्राइज ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अगर फुलफिल कर पाया एम्प्लॉयज के, तो वो अपनी लॉयल्टी सपोर्ट को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है? नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल ऑब्जेक्टिव। एन एंटरप्राइज शुड एंडेवर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ national needs and aspirations and work toward the implementation of national plans and policies. Some of the national objectives are: first is to remove inequality of opportunities and provide fair opportunity to all to work and to progress. Second is to produce according to the national priorities. Third is to help the country become self-reliant and avoid the dependence on other countries या other nations. Next is to train young men as apprentices and thus contribute in skill formation for economic growth and development. ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि सोसाइटी के साथ साथ जो हमारी एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज के कुछ ऐसे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि हर किसी को इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, किसी भी तरह की, मतलब किसी भी तरह की एक वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना किसी भी बेस पर, ठीक है? कोई इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि भाई अगर रिच है तो सिर्फ रिच को नहीं मिलना चाहिए, सबको, रिच हो या पुअर हो या मिडल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने की, ठीक है? एंड दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ एन एंटरप्राइज। ये सबसे पहला काम है हमारी एक एंटरप्राइज का। देयर इज नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, तो अब नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना, बाय प्रोड्यूसिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प द कंट्री टू बिकम सेल्फ रिलायंट। दैट मीन्स कि कंट्री को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए काबिल बनाना, मतलब कि काबिल बनाने में हेल्प करना चाहिए, जिससे बाकी अदर नेशंस पर डिपेंडेंसी भी कम होगी, ठीक है? कंट्री के यंग यूथ को ट्रेन करना चाहिए, जिससे
वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, बट इन द परस्यूट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव एन एंटरप्राइज एक्शंस may get constrained by many factors. Constraints का मतलब होता है रुकावट या बाधा। Constraint of enterprise in maximization of profit कई हो सकते हैं। पहला is lack of knowledge and information. The enterprise do not have accurate knowledge and information about the price of input, characteristics of all relevant technology also in order to achieve profits. Firm could not verify the suitable variables that are being used in the production process that subsequently becomes difficult to determine what the profit maximizing price is. इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्म है, फर्म के पास एक एक्यूरेट नॉलेज या एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पे हम हर टाइप की नॉलेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाने वाली सारे इनपुट के प्राइस की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में फर्म को कई बार परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। समटाइम्स इन ऑर्डर टू अचीव प्रॉफिट्स firm could not verify the suitable variables that are being used in production process, जिससे ultimately firm के लिए maximum profit price determine करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आ गया ये पॉइंट क्लियर आपको? नेक्स्ट इज सेकेंड इज दैट there could be frequent power cuts, irregular supply of raw material, non-availability of proper transport, or there may be a consequent supply chain bottlenecks resulting in shortages, unanticipated emergencies, and put limitations on the power of enterprises to maximize profit. इसका मतलब ये हुआ कि ये बाधा कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि सही रॉ मटेरियल का परचेज नहीं होना, सही रॉ मटेरियल का परचेज होने के बाद भी टाइमली एंड सूटेबली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना, इनका सही स्टोरिंग नहीं होना, जब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है उस समय फ्रीक्वेंट पावर का कट ऑफ होना, लेबर का स्किलफुल नहीं होना, एटसेट्रा। बोले तो ये सारी चीजें कॉन्स्ट्रेंट्स हैं बिजनेस को चलाने में एंड बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉफिट को कमाने में। बाधा तो होनी चाहिए, सीमलेस फ्लो होना चाहिए, सारे इनपुट्स एंड फैसिलिटीज का जिसकी जरूरत है बिजनेस को कैरी ऑन करने में। क्लियर नाउ? पॉइंट आया समझ आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन। चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन which become burden on the business firm and defeat their plans. Economic condition like natural calamities like fire, flood, etc. or sudden change in the government policies with regard to location, price, taxes, production, etc. Similarly, changes in business condition like demand fluctuation or when firms are forced to implement policies in response to fiscal limitations, legal regularities or contractual requirements, these changes
have an adverse consequences on the firm's profitability, growth plans, firm sales and revenues. ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जब बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन में कोई सडन चेंज आता है या एकदम मतलब चेंज आता है, इन दैट केस फर्म विल हैव टू बियर द बर्डन. फर्म को वो बर्डन झेलना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, मान लो फ्लड आ गया, आग लग गई या अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई मान लो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी एकदम चेंज होती है, या कोई आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, या किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं, या टैक्सेस की दिक्कत हो रही है, या प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, इन सब कंडीशन में फर्म के हाथ में कुछ भी नहीं होता, बट फर्म को ये सिचुएशन फेस ही करना पड़ता है. सिमिलरली बिजनेस चेंजेस भी फर्म को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि डिमांड फ्लक्चुएशन या फिर किसी तरह की लीगल रेगुलरिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट पॉलिसीज जब फर्म को एडॉप्ट करनी पड़ जाती है. इस तरह के चेंजेस का फर्क सीधा सीधा फर्म पर बुरी तरह पड़ता है, जैसे कि सेल्स पर, रिवेन्यूज पर, या फर्म्स की प्रॉफिटेबिलिटी पर, या ग्रोथ पर, या ग्रोथ प्लान्स पर, इन सब पर पड़ता है. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल से. मान लो कि गवर्नमेंट में पॉलिसी में चेंज आ गया. मान लो कि बिहार की नीतीश बाबू की सरकार ने कहा कि बिहार में दारू नहीं मिलेगी या बिहार में दारू बिकेगी ही नहीं. अब आप बताओ ये अच्छी खबर है या गंदी खबर? चलो मैं दारू पीने वाले या ना पीने वाले के लिए नहीं बोल रही हूँ, हम बिजनेस के लिए बात करते हैं. बिजनेस के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर? बताइए. बुरी खबर, क्योंकि बिजनेस को बियर करना पड़ेगा ये लॉस या यू कैन से ये जर्क. इससे क्या होगा, इससे जो हमारा प्रॉफिट है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो अगर हम दूसरा एग्जांपल लें अबाउट नेचुरल कैलामिटीज, तो आप सब लोगों ने कोविड-19 के बारे में तो पता ही होगा या सुना होगा. बिजनेस की तो इसने ऐसी की तैसी कर दी है. बिजनेस को कोविड-19 के कारण लॉस बियर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ. करना पड़ेगा. रादर कोविड-19 आपको भी प्रभावित किया होगा, क्योंकि अब आपके पास कोई प्रॉफिट का साधन नहीं है. आपके प्रॉफिट पर इसने बहुत तगड़ा अफेक्ट डाला है. कई बार आप लोगों को तो लगता होगा कि आपकी जिंदगी से एक साल निकल गया. अब रो या हंसो, कोविड का इम्पैक्ट तो बियर करना ही पड़ेगा ना, है ना. अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अबाउट एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, जैसे जियो आया एंड जियो से एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, तीनों की रेड पीट दी या रेड मार दी. सो इस तरह की कंट्रास्ट को झेलने के लिए बिजनेस को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब रिस्क बुला के थोड़ी आते हैं या कुछ भी बुला के थोड़ी आता है, वो अचानक आते हैं. तो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट इवेंट्स सच एज इन्फ्लेशन, rising interest rates, unfavorable exchange rate fluctuation cause the increase in the raw material, capital
labor costs, including inability of firm to find skilled workforce at a competitive wages, as well as to the recurring need for the personal training that directly affect the budget and financial plan of firms. ये पॉइंट हमें कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में सडनली इन्फ्लेशन हो गई या इंटरेस्ट रेट बढ़ गए या कोई अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट हो गया, जैसी कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका फर्म एंड बिजनेस पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इन सडन चेंजेस को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटीज फर्म के पास नहीं होती. इट इज नॉट लाइक दैट कि फर्म पूरी की पूरी खत्म ही हो जाती है, रादर वो अलग अलग तरह के इश्यूज फेस करते हैं. इन सडन इश्यूज की वजह से, जैसे कि इन इश्यूज की वजह से रॉ मटेरियल, इनपुट्स, कैपिटल और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फर्म को फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फर्म का बजट और फाइनेंशियल प्लान पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. ऑल्सो प्रोडक्शन को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उन्हें कॉम्पिटिटिव वेजेस पर लेबर नहीं मिल पाती. ठीक है, आगे आपको ये पॉइंट समझ में क्लियर है बिल्कुल. नेक्स्ट इज योर there may be other constraints such as restriction imposed on the production, price and movement of the factors by the states. अब और भी कई तरीके के constraint हो सकते हैं, such as state ने rule impose कर दिया कि इससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि स्टेट ने प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट लगा दिया, जैसे कि बर्ड फ्लू के केस में दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्ट्री फर्म्स के प्रोडक्शन पर रोक लगा दिया. कई बार स्टेट गवर्नमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स पर भी बैन लगा देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इट कैन बी मेनी टाइम ऐसा होता है कि अनवांटेड डिमांड ऑफ ट्रेड यूनियन imposes a lot of restriction on the mobility of labor force. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है लेबर को इधर से उधर ना होने में, कि भाई अगर लेबर एक ही जगह काम करे तो वो एक ही जगह करेगी, वो इधर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या कंट्री नहीं शिफ्ट हो सकती. ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पॉइंट्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, और आपके माइंड में भी बहुत अच्छे से बैठ गया होगा, राइट? तो चलिए अब एंटरप्राइज के प्रॉब्लम को समझते हैं. कंसेप्ट नंबर 3, एंटरप्राइज प्रॉब्लम. फर्स्ट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट. थर्ड इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड organizing physical facilities. Fourth is problem relating to finance, and fifth is your problem relating to organization structure. Sixth is your problem relating to market. Seventh is your problem relating to legal formalities, and eighth is your problem relating to industrial relationship. So अब हम इनको एक एक करके समझते हैं. तो पहला आता है आपका प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स. एन एंटरप्राइज फंक्शंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट. अ फर्म हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज ऑब्जेक्टिव्स, बट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर multifarious and very often conflict with one another. For example, a firm objective is to maximizing profit, but it is in the conflict with the objective of increasing the market share, improving the quality,
slashing the price, etc. Thus, the enterprise faces the problem of not only choosing its objective but also striking a balance among them. इसका मतलब ये हुआ कि फर्म की ये पहली प्रॉब्लम है उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड. इन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फर्म इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर काम करती है. फर्म को सबके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये सारे एनवायरनमेंट आपस में ही कॉन्फ्लिक्टिंग है. जैसे कि आपने सुना भी होगा कि घर में बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, है ना. इसी तरह फर्म के लिए भी इन सब के फीचर्स को ध्यान में रखकर काम करना डिफिकल्ट हो जाता है. जैसे कि एक तरफ फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, बट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट शेयर इंक्रीज करना, प्राइस कट करना, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस हो सके. तो अब एक फर्म अगर सिर्फ प्रॉफिट को ही ध्यान में रखेगी तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कॉन्फ्लिक्ट बन जाएंगे. क्लियर? So your second point is about problem relating to location and size of the plant. It means an enterprise has to decide about the location of its plant. In doing so, it has to consider many costs like cost of labor, facilities and cost of transportation to decide where its plant should be located. Another problem faced is about size of the firm, whether it should be a small scale or large scale unit. Before deciding upon the scale of operation, several aspects will have to be considered like technical, managerial, marketing, financial, etc. It means that before setting up द प्लांट, फर्म को उसके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लोकेशन ऑफ प्लांट डिसाइड करना होता है. फर्म हैज टू डिसाइड कि उसे प्लांट वहां लगाना है जहां रॉ मटेरियल इजीली मिल सके या जहां मार्केट आसपास हो. इस वजह से फर्म को कई तरह के कॉस्ट बियर करने पड़ सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लेबर, फैसिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इसीलिए फर्म को ये वाइज डिसीजन लेना पड़ता है जिससे उन्हें मिनिमम कॉस्ट बियर करना पड़े एंड बेटर लोकेशन मिल जाए. सिमिलरली फर्म को डिसाइड करना पड़ता है अबाउट द साइज ऑफ इट्स प्लांट, मीन्स कि वेदर इट टू बी अ स्मॉल स्केल और इट शुड बी अ लार्ज स्केल यूनिट. ये डिसाइड करते वक्त फर्म को अपनी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन को इवैल्यूएट करना होगा, क्योंकि कोई भी साइज की यूनिट सेटअप करने के लिए क्या वो हर टर्म्स में रेडी है या नहीं. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट आपको? नेक्स्ट इज आवर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सेलेक्टिंग एंड organizing the physical facilities. It means a firm has to make decision on the nature of production process to be employed and the type of equipment to be installed. The choice of the process and equipment will depend upon the design chosen and required the volume of production. Quite often, the entrepreneur has to make choices based on the evaluation of their relative cost and efficiency. इस पॉइंट का मतलब है कि अब बात आती है हमारे फर्म को कि वो क्या और कितनी वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने वाले हैं. एंड in relation to this firm,
को ये डिसाइड करना होगा कि वो ये कैसे प्रोड्यूस करेंगी, जैसे कि इक्विपमेंट्स, मशीन की हेल्प से करेंगे, जैसे कि मशीन या इक्विपमेंट की हेल्प से प्रोड्यूस करने वाले हैं, या ऑल्सो फर्म विल इवैल्यूएट दिस ऑन बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड मशीन्स included in the production process and the efficiency. इस पर बेस्ड फर्म क्या करती है, फर्म एक लेआउट प्लान करती है, प्रिपेयर करेगी जिससे वो उस चीज के ऊपर काम कर सके। क्लियर? तो अगर मैं इसको और कम शब्दों में बताऊं तो ये पॉइंट आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है कि फर्म को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कितना प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और किन चीज़ों से वो प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। क्या वो मशीन के थ्रू करेंगे, क्या वो अदर इक्विपमेंट से करेंगे, किससे करने वाले हैं। तो जब फर्म एक पहले क्या करती है, एक लेआउट बनाती है कि वो कैसे प्रिपेयर करेगी ये सब, ठीक है, और फिर उसके मुताबिक वो काम करती है। नाउ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आवर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फाइनेंस। A firm also has to do good financial planning. Means a firm has to do a good financial planning. For this, an enterprise will have to determine some points. That is, first is amount of fund required. Second is demand and cost of its product. Third is profit of investment. Third is profit on investment and fourth is our capital structure. So इस पॉइंट का मतलब है कि फाइनेंस से रिलेटेड। सो ये तो हमें नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक सबसे खतरनाक इशू है, ना कि सिर्फ फर्म के लिए बल्कि हर एक इंडिविजुअल के लिए। बट यहाँ हम फर्म की बात हो रही है, इसीलिए हम भी सिर्फ उसी की ही बात करेंगे इन टर्म ऑफ फाइनेंस फर्म। अब फाइनेंस फर्म को कुछ बातें ऑलरेडी ध्यान रखकर चलना चाहिए, जैसे कि अमाउंट ऑफ फंड्स, कि भाई कितना फंड चाहिए, उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, जिसके बेस पर जो फर्म है कितनी कॉस्ट इनकर करने वाली है, राइट, या जितना फर्म इन्वेस्ट करने वाली है उसके बेस पर उसे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो कि प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिसाइड करते हैं बाय प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी ने कैपिटल कहाँ कहाँ से लेकर आई है, मतलब कि जो हमारी कंपनी है वो कैपिटल कहाँ कहाँ से लाई है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है हमारा ओनर के फंड को जो प्रमोटर लगाता है, बोरोड फंड जो लोन के लिए यूज किया जाता है जैसे कि डेब्ट्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है हमारी इक्विटी को एंड हमारे डेब्ट को। अगर फर्म इन सब चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर पाती है देन जो हमारी फर्म है उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज आवर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एन एंटरप्राइज फेसेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड to organizational structure. It has to divide the total work of the enterprise by creating different departments in order to carry on the specialized function by each department. It has to clearly define the roles and the relationship of all the position also. इस पॉइंट का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कंपनी की संरचना, बोले तो कंपनी में कौन किसे रिपोर्ट करेगा ताकि
कंपनी का हर एक काम सही रूप से चल सके। आमतौर पे कैपिटल स्ट्रक्चर के 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल जिसमें कंपनी के चेयरमैन या सीईओ या डायरेक्टर्स होते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट होता है बिजनेस लेवल जिसमें बिजनेस का हेड होता है जो पॉलिसीज बनाने में इनपुट देता है एंड इम्प्लीमेंट कराता है। ठीक है। तीसरा लेवल आता है हमारा फंक्शन लेवल। फंक्शन लेवल होता है जो काम करता है एंड बनाए गए पॉलिसीज को सही तरह से एग्जीक्यूट करवाता है। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिफरेंट प्लेस से लोग आते हैं, डिफरेंट फेथ के होते हैं, डिफरेंट थॉट्स प्रोसेस के होते हैं या डिफरेंट बिलीफ के होते हैं या यू कैन से डिफरेंट कल्चर के होते हैं, तो इसीलिए इसमें कॉन्स्ट्रेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग। नाउ प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट and services is essential for the survival and growth of an enterprise. For this, the enterprise has to discover its target market by identifying its actual and potential customer and determine the tactical market tool to sell its product. It means कि किसी भी फर्म के लिए सिर्फ प्रोडक्ट तैयार करना इनफ नहीं होता, बल्कि उसको लोगों तक पहुंचाना एक असली टारगेट या असली मोटिव होता है। क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा अगर लोग ही उसे यूज नहीं करेंगे तो। इसीलिए प्रोडक्ट को उसके सही कंज्यूमर तक पहुंचाना मार्केटिंग के थ्रू किया जाता है। इसीलिए मार्केटिंग इज अ बिग चैलेंज फॉर एनी फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फर्म को बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट दैट वी कॉल एज टारगेट मार्केट, और फिर फर्म को आइडेंटिफाई करना होता है पोटेंशियल कस्टमर, यानी वो कस्टमर जिनको उसके प्रोडक्ट की रियली में नीड है एंड दे कैन बाय इट। इसी को ध्यान में रखकर फर्म हैज टू डिटरमाइन द मार्केटिंग टूल्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट। साथ साथ फर्म हैज टू डिसाइड देयर 4 P's of the market। इन 4 P's के बारे में ध्यान से समझना, क्योंकि ये आगे डिटेल में आपके सीए के इंटरमीडिएट लेवल में आएंगे। अब आप बोलोगे कि मैम पहले यहाँ तक पहुँचने तो दो। अरे पहुँच जाओगे, डोंट वरी। सो 4 P's मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इस 4P का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? फिलिप कोटलर ने। चारों P पैरेलल सही होना चाहिए। चारों P का जो पैरेलल है वो सही होना चाहिए, यानी कि ये एक के बाद एक नहीं, बल्कि सबको एक साथ लेके परफेक्टली चलाना है हमें। तो पहले P की अगर हम बात करें, पहला P आता है हमारा प्रोडक्ट। It means that variety, quality, design, feature, brand name, packaging, associated services, utility, etc. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंपनी बनाती है एंड बेचती है। कंपनी को ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी का है। क्या वो एसेंशियल का है, क्या वो लग्जरी का है, क्या वो कंज्यूमेबल है, क्या वो ड्यूरेबल है। तो कंपनी को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे पहचाना जा सकता है।
ताकि हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकें, चाहे पैकेजिंग, लुक्स, कलर, शेप एंड साइज यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग ही अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से आया है या कौन सी कैटेगरी में जाएगा। सो कंपनी मस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, क्लियर है आपको ये पॉइंट। सेकेंड पी की अगर हम बात करें, सेकेंड पी आता है हमारा प्राइस। नाउ पॉलिसीज रिगार्डिंग प्राइसिंग, डिस्काउंट्स, अलाउंस, क्रेडिट टर्म्स, कंसेशंस एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट टू कंज्यूमर है, यहाँ प्राइस का मतलब है कॉस्ट टू कंज्यूमर। कंपनी क्या करती है, कंपनी को प्रोडक्ट की कॉस्ट कस्टमर की पॉकेट को ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि क्या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए तैयार है वो पैसे देने को। मतलब कि अगर वो प्रोडक्ट उतने वर्थ का नहीं है, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या उसके लग रहा है कि आपको उसके 4,000 देने चाहिए, तो कंपनी को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कंज्यूमर की पॉकेट में इतना हो कि वो उस चीज़ के लिए पे कर सके, राइट। मार्जिन इतना होना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े, शेयर भी बढ़े, मार्केट भी बढ़े, लेकिन कस्टमर की पॉकेट का भी ध्यान रखे कि कंज्यूमर तभी पैसा देगा जब उनका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो एक रिस्पेक्टेबल है कि हाँ भाई हर कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पे आता है हमारा प्रमोशन का। नाउ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स थ्रू पर्सनल सेलिंग, सोशल कॉन्टैक्ट्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एटसेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोशन का मतलब होता है हमारा कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, यानी कि कंपनी को सही वक्त पर सही टाइम के अनुसार अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। कम्युनिकेट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि पर्सनल मीटिंग करना, एडवर्टाइज करना, पब्लिसिटी करना या डिस्काउंट सेल करना। ठीक है, आया ये पॉइंट क्लियर। लास्ट पे आता है हमारा प्लेस। नाउ प्लेस रिगार्डिंग कवरेजेस, outlets of sale, channel of distribution, location and layout of stores, inventory, logistics, etc. Place refers to, यहाँ place का मतलब है convenience to the customer. Therefore, company should make very sure कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के डिज़ायर के अनुसार अवेलेबल नहीं है तो प्राइस के सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है, यही था इस पॉइंट के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। नाउ मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर to be carried out at the time of formation, during the lifetime and at closure. These formalities relate to assessing and paying different type of taxes like corporate tax, excise duty, sales tax, custom duty, etc. Maintenance of record, submission of various types of information to the relevant authority to time, adhering to various rules and law formulating by the government. For example, laws relating to location, environmental protection and control of pollution, size, wages and bonus, corporate management licensing, prices, etc. तो ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि यहाँ हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि हमारी लीगल फॉर्मेलिटी की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है।
दैट मीन्स कि जब भी एक फर्म सेटअप होती है एंड इवन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स चलती रहती है। जैसे कि जोरी एग्रो की बात करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ी थी, जैसे कि पेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। उसी के बाद जैसे कि P&L, बैलेंस शीट, पास्ट रिकॉर्ड्स, फिलिंग वेरियस ऑफ रिटर्न्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा। इसके अलावा ये सारे लॉज भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लॉ रिलेटिंग टू लोकेशन, environment protection, control of pollution, size, wages, bonus, corporate management, licensing, prices, etc. हर एक फर्म को इन सब प्रोसीजर से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर था ये वाला पॉइंट। ना हमारा लास्ट पॉइंट है ये, जो कि है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस। It means that this problem relates to the winning workers' cooperation, enforcing discipline among workers, workers' participation in management, dealing with trade union, etc. यहाँ ये कह रहे हैं कि एक फर्म को स्मूथली सेटअप करना या रन करना is not an easy task at all. इसका मतलब है कि फर्म को आपस के रिलेशन को भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्फ्लिक्ट विद द मैनेजमेंट। दैट मीन्स कि कंपनी के मैनेजमेंट टीम के अंदर ही कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जिनको अच्छे से हैंडल करना कंपनी का काम होता है। ऑल्सो सेम लाइक दिस कि कंपनी को ये सुनिश्चित करना होता है कि वर्कर्स के बीच आपस में कोऑपरेशन है या नहीं, क्योंकि अगर आपस में कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में क्या होगा, कंपनी का लॉस कर देगा। सिमिलरली मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड डिसिप्लिन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज the reward of an enterprise for his effort and risk taking is option A interest, option B profit and loss, option C rent, your option D wages. So a correct answer is option number B, profit loss. Next question on the screen is the risk which can be anticipated and can be insured against are called option A insurable risk, option B non-insurable risk, या option C unforeseeable risk, या option D none of the above. So your correct answer is option number A. Next question on the screen is according to the innovation introduced by an entrepreneur give rise to profits. Option A Professor F.H. Knight, या option B Professor Joseph Schumpeter, option C Professor Paul Samuelson, या option D Dr. Alfred Marshall. So your correct answer is option number B. Next question on the screen is which of the following statement is incorrect? Option A
Mobilization of saving is done through network of banking and other financial institution. या option B, land lacks geographical mobility but has occupation mobility. या option C, entrepreneur is also called the organizer and the manager or the risk taker. या option D, labor can be stored. So your correct answer is option number D, labor can be stored. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंड इस वीडियो में इतना ही. टिल देन, थैंक यू.